गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वीरबाला कालीबाई गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज डूंगरपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो चैनल आपको आपके विषय से संबंधित और सिलेबस से संबंधित जो भी सामग्री है वह मुहैया कराने में या उपलब्ध कराने में आपकी आशाओं पर खरा उतर रहा होगा। कोविड-19 के दौर में जहाँ कॉलेज और शिक्षण संस्थाएं बंद हैं, वहीं कॉलेज की तरफ से एक पहल की गई कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक सिलेबस से संबंधित चीज़ें पहुंच सकें, ताकि आप परीक्षा की तैयारी पूर्ण कर सकें और आप निश्चित सफलता प्राप्त कर सकें। इससे पहले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि संस्था की अर्थ, परिभाषा और विशेष कार्य योजनाओं के बारे में, अर्थात क्या कार्य है संस्था के समाज में। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे संस्था की विशेषताओं के बारे में। आप लोगों को एक विशेष ध्यान रखना है कि जो ये यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम कि संस्था की विशेषताएं। जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि संस्था क्या है, समाज में कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो संगठन बनाए जाते हैं, उनकी जो कार्यप्रणालियाँ हैं या जिसके माध्यम से संगठन उन उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं, कार्यप्रणालियाँ, विधि विधान या तौर तरीके या साधन, उन्हीं सबको क्या कहते हैं हम लोग, संस्था कहते हैं। अब पहला जो बिंदु है वो है निश्चित उद्देश्य। संस्था का निश्चित उद्देश्य होता है। उद्देश्य के अभाव में संस्था का अस्तित्व समझ में नहीं आता या समझ संभव नहीं। जैसे शिक्षण जो संस्थाएं हैं वह क्या करती है, जो मानव पूंजी है या ह्यूमन कैपिटल है किसी भी देश की या किसी भी राज्य की, उसमें मानवों को या समाज को शिक्षा प्रदान करने का कार्य क्या करता है, शिक्षण संस्थाएं करती है। इसी तरह से राजनीतिक जो संस्थाएं हैं वो राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं। आर्थिक संस्थाएं जैसे बैंक हो गया वो आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति करती है। कुल मिलाकर बिना उद्देश्यों के कोई भी संस्था नहीं होती है, उस संस्था के निश्चित उद्देश्य होते हैं। दूसरा बिंदु है धारणा। धारणा में सामाजिक हित का तत्व विद्यमान रहता है, अर्थात संस्था का जो विकास होता है वो किसी भी धारणा या विचार से होता है और समूह की अस्तित्व की रक्षा के लिए इसको अपनाया जाता है। जब कभी भी संस्था का निर्माण होता है दोस्तों, तो सबसे पहले उसमें क्या आता है, विचार आता है। वह विचार धीरे धीरे क्या होता है, समूह में फैलता है, फिर समूह की आदत बन जाता है और परंपराओं के रूप में रहता है और आगे से आगे बढ़कर एक दृढ़ विचार, एक दृढ़ व्यवस्था बन जाती है, जिसमें कुछ नियम उपनियम बन जाते हैं, कार्यप्रणाली बन जाती है। तब वह क्या बन जाती है, संस्था बन जाती है। तो कुल मिलाकर संस्था का जो मूल आधार है वो समाज या समूह के अस्तित्व की रक्षा के लिए विचार या धारणा से उत्पन्न होता है। अगला बिंदु है संस्था संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था में एक इकाई के रूप में कार्य करती है। संस्कृति जो हमारा जीवन शैली है, रहन सहन है, वेशभूषा है, खान पान है, जो हमारी आदतें हैं, जो हमारे विचार हैं, जो भी हमारे पास कुछ है, विज्ञान है, प्रौद्योगिकी है, साहित्य है, ये सभी क्या है, हमारी संस्कृति है। तो संस्कृति क्या करती है बच्चों, समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और संस्था किसी अथवा किन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो कार्यप्रणाली स्थापित की जाती है वो क्या कहलाती है, संस्था कहलाती है। संस्कृति में ज्ञान, विश्वास, प्रथा, परंपरा, समूह का व्यवहार, आदतें, जनरीतियाँ सभी क्या होती है, समावेशित होती है। संस्था समूह के हित से संबंधित व्यवस्थित और स्थापित की गई रीतियों, प्रथाओं, रूढ़ियों और सांस्कृतिक तत्वों का एक प्रकार्यात्मक संयोग है। प्रकार्यात्मक किसे कहते हैं बच्चों, प्रकार्य का मतलब होता है कि वो सभी इकाइयाँ जो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में अपनी योगदान प्रदान करती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रकार्यात्मक। तो संस्था क्या है, जो भी स्थापित रीतियाँ हैं, वो प्रथाएं हैं, रूढ़ियाँ हैं और कुछ जो सांस्कृतिक तत्व है, उन सब का एक संयोग है, फंक्शनल अर्थात प्रकार्यात्मक संयोग है। तो संस्था समाज से संबंधित हितों की पूर्ति तो करती है, किंतु साधारणतया संस्था सापेक्ष होती है।
संस्थाओं में क्या होती है, क्रियाशीलता जो होती है वो सांस्कृतिक व्यवस्था को समझने में सहायता प्रदान करती है। कुल मिलाकर संस्था संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था में एक इकाई के रूप में कार्य करती है, उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उस पर कार्यात्मक सहयोग प्रदान करती है। अगला बिंदु है, संस्था बहुत ही विस्तृत होती है, लिखित अथवा अलिखित परंपरा होती है। संस्था को व्यवस्थित करने और स्थायित्व प्रदान करने की दृष्टि में परंपरा का बहुत अत्यधिक महत्व होता है। हम परंपराएं कैसे सीखते हैं? परंपराओं का पालन किससे सीखते हैं? समाज और हमारे समूह से सीखते हैं। और परंपरा किसी भी संस्था से क्या होती है? प्रतीकों, उपकरणों, सदस्यों के व्यवहार, प्रतिमानों, मनोवृत्तियों को संयुक्तता प्रदान करती है। संस्था लिखित भी हो सकती है और अलिखित भी हो सकती है। जैसे हमारे समाज में हम आचरण जो सीखते हैं, वह आचरण हमें कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। कुछ परंपराएं ऐसी हैं जहाँ कहीं लिखी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी हम समूह के द्वारा नियंत्रित होकर के उन परंपराओं का पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें संस्था का पालन करना बचपन से ही सिखाया जाता है, ताकि व्यवस्था बनी रहे। तो संस्था जो है क्या है, बहुत विस्तृत होती है, वो लिखित अथवा अलिखित परंपरा होती है। अगला बिंदु है ढांचा। ढांचा अर्थात स्ट्रक्चर। संस्था का एक स्ट्रक्चर होता है। बिना उचित ढांचे की कोई भी व्यवस्था विकसित नहीं होती, अर्थात संस्था का विकास नहीं हो सकता। ढांचे से यहाँ पर तात्पर्य है नियम और कार्य प्रणालियों से है, अर्थात संस्था के जो भी नियम और कार्य प्रणालियाँ हैं जिसके द्वारा संस्था का कार्य चलते हैं और समूह के हितों की पूर्ति होती है और उद्देश्यों की पूर्ति होती है, तो हम उसे क्या कहते हैं? एक ढांचा कहते हैं। अर्थात नियमों और कार्य प्रणाली की जो व्यवस्था है वह क्या कहलाती है? ढांचा कहलाती है, जो संस्था के लिए आवश्यक तत्व है। अगला बिंदु है निश्चित नियम। हमने पहले भी चर्चा की बच्चों कि संस्था क्या है? नियमों और कार्य प्रणालियों की स्थापित या सामाजिक मान्यता प्राप्त विधियां हैं। तो संस्था में कुछ निश्चित नियम होते हैं और उन नियमों का पालन उस संस्था से जुड़े हुए सभी सदस्यों को करना होता है। जैसे हमारी परीक्षा प्रणाली है। परीक्षा प्रणाली क्या है बच्चों? एक संस्था है, उसके अंदर जो नियम है, हमें 3 घंटे की परीक्षा देनी होती है, उसकी वापस कॉपी चेकिंग होती है, आपके नंबर चढ़ते हैं, ये सब प्रणाली मिला के क्या बनती है? संस्था बनती है। तो इसके कुछ निश्चित नियम है कि बीए थर्ड ईयर का जो स्टूडेंट है वो थर्ड ईयर का ही परीक्षा देगा, उसको जो पेपर उसने चयन किए हैं वही पेपर का अध्ययन करेगा। आपने जैसे समाजशास्त्र चयन किया है तो आपको समाजशास्त्र का ही पेपर देना होगा, उसी के अंक जुड़ेंगे और निश्चित समय पे आना पड़ेगा कोर्स में। ये सब कुल मिलाकर क्या है? निश्चित नियमों के तहत हमें हमारे उद्देश्यों की पूर्ति करनी होती है। तो कुल मिलाकर संस्था के अंतर्गत निश्चित नियम होते हैं। अगला बिंदु है प्रतीक। प्रतीक अर्थात सिंबल। कोई भी संस्था होगी उसका कोई ना कोई सिंबल अवश्य होगा। जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ स्कूल का एक अलग सिंबल होगा, आप कॉलेज में आए तो कॉलेज में एक अलग सिंबल है, अर्थात वीर बाला कालीबाई गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज का एक अलग प्रतीक चिन्ह है जो कि एक शिक्षण संस्थान है। इसी तरह से जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, जो आर्थिक संस्थाएं हैं, जैसे आप बैंकों की देखेंगे आर्थिक संस्थाओं के रूप में, तो हर एक बैंक का अलग सिंबल होता है। तो कुल मिलाकर संस्थाएं जो है उसका कोई ना कोई प्रतीक अवश्य होगा। यह प्रतीक भौतिक भी हो सकता है और अभौतिक भी हो सकता है, दोनों ही प्रकार का हो सकता है, लेकिन संस्था का प्रतीक अवश्य होगा। जैसे बहुत सारे जो राजनीतिक दल हैं, जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जो शिक्षण संस्थाएं हैं, उनके सब के प्रतीक चिन्ह होते हैं। उसी तरह से आपने देखा होगा कि आपके गांव में भी कोई समिति होगी या कोई संस्था होगी, उसका क्या होगा? एक प्रतीक चिन्ह होगा। और ये प्रतीक चिन्ह किसकी अनिवार्यता है या किसकी विशेषता है? संस्था की विशेषताएं है। तो संस्था का कोई ना कोई प्रतीक अवश्य होता है। अगला बिंदु है स्वीकृति एवं अधिकार। संस्थाएं समूह के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक यह है कि समूह इन्हें कुछ अधिकार दे देता है जिससे संस्थाएं अपने उद्देश्यों को पूर्ति करती है।
कुल मिलाकर जो भी संस्थाएं हैं, समाज के अंदर जो व्याप्त संस्थाएं हैं, चाहे शिक्षण संस्थान हो, चाहे बैंकिंग हो, जैसे बैंक है, बैंक क्या है? आर्थिक संस्थाएं हैं बच्चों। बैंक को पास आप पैसे जमा कराते हो, वापस पैसे निकालते हो, तो ये स्वीकृति और अधिकार किसने दिए? समाज ने दिए हैं उनको। तो या आप जो शिक्षण संस्थाएं हैं वहाँ से आप मार्कशीट ले जाते हो, पढ़ाई करते हो, ये अधिकार किसने दिए? समाज, और कानूनन मान्यता प्राप्त है। इसलिए और इसका जो उल्लंघन करता है उनको क्या करते हैं हम लोग? दंडित करते हैं, नियंत्रित करते हैं। इसलिए संस्थाएं जो क्या है, स्वीकृत होती है और उनको कुछ अधिकार दिए जाते हैं। अगला बिंदु है, संस्था तुलनात्मक रूप पर स्थायी होती है। बच्चों, संस्था समाज द्वारा स्वीकृत और समाज द्वारा स्थापित होती है। समूह के अनुभव, कल्याण के तत्व निहित होते हैं। इतना ही नहीं, सामूहिक जीवन में संस्थागत व्यवहार के हम लोग क्या होते हैं? अभ्यस्त हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं। इसलिए संस्था में स्थायित्व आ जाता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी व्यवहार या कार्य को बार बार करता है तो उसकी आदत बन जाती है। आदत न तो जल्दी बनती है, न ही जल्दी टूटती है। इसी प्रकार कोई विश्वास या व्यवहार की जो प्रणाली है वो संस्थागत तभी होती है जब समूह के सदस्यों द्वारा एक समय तक सामान्य रूप से स्वीकार की गई होती है। स्थायित्व का अर्थ ये नहीं है कि संस्थाएं कभी नष्ट नहीं होती है। कुल मिलाकर संस्थाओं में एक तुलनात्मक रूप में स्थायित्व तो पाया जाता है, लेकिन उनमें परिवर्तन जो है वो शीघ्र नहीं होता है, उसमें समय लगता है। जैसे विवाह एक संस्था है, संस्था के रूप में है बच्चों। पहले और अब विवाहों में थोड़ा बहुत अंतर आप देख रहे हैं, लेकिन संस्था तो है। तो संस्था का स्थायित्व का अर्थ ये है कि संस्थाएं नष्ट नहीं होती है, लेकिन उसमें परिवर्तन जल्दी नहीं होता है, धीरे धीरे परिवर्तन होता है। तो इस वीडियो में हमने संस्था की विशेषताओं और आवश्यक तत्वों की चर्चा की, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर आप वीडियो सुने तथा नोट्स बनाएं। आगे हम अन्य किसी वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ पुनः आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।